in the context of assessment, what kind of report card for students has been proposed in national education policy? कैसा रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन के संदर्भ में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया? कैसा रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए? बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, है ना। और हमने ये डिस्कस भी किया है बैच में भी, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड किसको कहेंगे? मैंने उस दिन आपको चार्ट बना के भी बताया था, देखते हैं, बैच में बताया था। बेसिकली रिपोर्ट कार्ड्स स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू अदर्स। दूसरों के कंपैरिजन में रिपोर्ट कार्ड की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एटलीस्ट नहीं करेगी, ये आउटडेटेड मेथड हो गया। रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर एंड पेंसिल टेस्ट थ्रू द ईयर, नहीं भाई, हमें हर एक डायमेंशन में चाहिए, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट थोड़ी चाहिए। बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, डिबेट में भी अच्छा हो सकता है, जरूरी थोड़ी सिर्फ वो साइंस में या मैथ्स में या सब्जेक्ट्स में ही अच्छा होगा उस तरह से, और उसमें भी लिखने में सिर्फ। समेटिव यूनि डायमेंशनल नहीं, सिंगल डायमेंशन नहीं, मल्टी डायमेंशनल चाहिए। यूनि का मतलब होता है सिंगल, एक आयामी नहीं, बहुआयामी चाहिए हमें, क्योंकि विकास भी एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने को कहती है। 360 आपका एक रिपोर्ट कार्ड जो रिजल्ट है एक तरह से, वो 360 डिग्री होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड। वो बनेगा कैसे? 360 डिग्री असेसमेंट होगा कैसे? जब आप खुद का आकलन करेंगे, है ना। इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, है ना। इसमें क्या है? 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जब आप खुद का आकलन करेंगे, यानी सेल्फ असेसमेंट, जिसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन, यानी बच्चा खुद को कितने नंबर देगा। अगर उसने कोई चैप्टर या कोई आंसर लिखा है तो उससे पूछो कि तुम्हारा मन करेगा तुम कितना रेट करोगे खुद को, है ना, कि कितना तुम्हें लगता है कि तुम फिटनेस की बात कर लेते हैं कि आप फिट हैं, तो आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे खुद को फिटनेस में? तो आप कहेंगे यार, मैं कहूंगी यार 7 या 6, ध्यान नहीं देती हूँ, रूटीन खराब है, ये है वो है। कोई और कहेगा जो फिट है, जिम जाता है डेली या ध्यान रखता है अपना, वो कहेगा यार मैं तो 9 on 10 हूँ, है ना, बस हल्के से चेंज की जरूरत है। तो बच्चे को कहा जाए कि अच्छा तुम्हें रीडिंग में पढ़ते कितना अच्छा हो, आउट ऑफ 5 बताओ, तो वो कहेगा 3 out of 5। तो खुद का आकलन कर रहा है खुद से। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट हो जाता है आपका, जिसको हम कहते हैं टीचर असेसमेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले टीचर असेसमेंट पहले सेल्फ असेसमेंट, वो आपके ऊपर है कि आप पहले किसको लिखना चाहें। यानी शिक्षक भी आपका आकलन करें, शिक्षक ने बताया कि आउट ऑफ 10 मैं तो इतने दूंगा इस चीज में या दूंगी। फिर आता है आपके दोस्तों का रोल, जो आपके पीयर्स हैं, तो पीयर असेसमेंट, जो आपका साथी समूह है वो आपका आकलन कर सके कि आपके दोस्त क्या मानते हैं कि आपको कितना आता है किसी चीज में। तो ये सब क्या हो गया? 360 डिग्री हो गया, हर एक पहलू होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बन गया। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम बच्चे का होलिस्टिक असेसमेंट कर रहे हैं, यानी हम ये देख रहे हैं कि वो सर्वांगीण रूप से उसका आकलन कर रहे हैं, चाहे वो खुद से बताए खुद के बारे में, उसके दोस्त बताएं, उसका टीचर बताए, और हम उसके मन, उसके इमोशन, यानी मन ही हो गया, उसके शरीर, उसके दिमाग, कैप जिसको कहते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए, जो कि बात सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8, समझिएगा और एनईपी पे क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहता है? Which of the following statement regarding proposals made by NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट करेक्ट? ध्यान से पढ़िएगा, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, तो नॉट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा दिए गए प्रस्तावों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? नॉट चाहिए हमको, नेगेटिव बात। NEP 2020 proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment। इसमें तो बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो तो ठीक है, हमें गलत चाहिए। NEP 2020 proposes shift from formative to summative, उल्टा है, समेटिव टू फॉर्मेटिव है, यानी योगात्मक से रचनात्मक की ओर जाना है, कि आप पेपर पेंसिल टेस्ट से एक्टिविटी की ओर लेकर के जाओ, असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ लेके जाओ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से। इन्होंने कह दिया असेसमेंट फॉर लर्निंग से ऑफ की तरफ ले जाओ, फॉर्मेटिव से समेटिव नहीं है, FA टू SA नहीं है, SA टू FA है, उल्टा है, तो यही गलत है। फिर भी बाकी देख लेते हैं। NEP proposes that apart from assessment by the teacher, other ways such as self-assessment and peer assessment should be encouraged। यानी सिर्फ टीचर ही आकलन ना करे बच्चे का, उसके साथी और वो खुद भी करे, तो ये बात तो सही है और हमें तो गलत चाहिए। NEP 2020 proposes that report card of the student should include progress in the cognitive, affective and psychomotor domain। जो BS ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम का लर्निंग का वर्गीकरण। कॉग्निटिव यानी बच्चे का दिमाग भी इन्वॉल्व हो, अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो, जो
विकास के प्रकार भी हैं, और साइकोमोटर यानी फिजिकली भी वो एक्टिव हो, कोनेटिव भी कहते हैं इसको। कैप कहते हैं खोपड़ी पे लगाने वाली, सर पे लगाने वाली, है ना। कैप बोले तो जैसे वो आईपीएल में चलती है ना पर्पल कैप, तो ये कोई भी कैप चलेगी। कैप मतलब सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर अफेक्टिव और पी फॉर साइकोमोटर। तो ये भी एकदम सही है। होलिस्टिक जब भी तो बनेगा जब सारे पहलू विकास के आप जोड़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये गलत है कि फॉर्मेटिव टू सबमेटिव, क्योंकि सबमेटिव टू फॉर्मेटिव है, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार और जवाब दीजिएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शुड टर्म्स लाइक स्लो लर्नर, ब्रिलियंट, एवरेज बी यूज टू डिस्क्राइब स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम। यानी क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ये बच्चा स्लो लर्नर है, ये तो धीमे सीखता है, ये एवरेज बच्चा है, ये ब्रिलियंट बच्चा है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे समाज देखता है कि ये फेलियर है, ये एवरेज है ना। जो टॉपर है उसकी भी हालत ये है, उसको भी डर लग रहा है, सपने आ रहे हैं उसको एग्जाम के, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्या हमें ऐसे शब्द, ऐसे ठप्पे जिसको मैं कहूं आम भाषा में, यानी ऐसे लेबल्स लगाने चाहिए बच्चों पे? बिल्कुल भी नहीं, आपको लेबलिंग से बचना है, ठीक है ना। यस इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस, नहीं, यस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लेबलिंग है बच्चों की। ये कह रहे हैं नो दीज कैटेगरीज आर नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू ऐड मैनी मोर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोफाइल्स। नहीं नहीं, ये कम है, थोड़े और लेवल्स लेकर के आने चाहिए कि सुपर इंटेलिजेंट फलाना, मतलब ये कम लेवल्स हैं, ज्यादा होने चाहिए। तो लेवल्स तो गलत है भाई, होने ही नहीं चाहिए। कम क्या है, सफिशिएंट क्या है, ये तो होने ही नहीं चाहिए। तो नो, बिकॉज दीज टर्म्स लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड आर नॉन इंक्लूसिव, क्योंकि ये शब्द क्या करते हैं, बच्चों को क्षमता के आधार पर लेबल करते हैं और गैर समावेशी हैं। समावेशी क्या होता है, इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिव एजुकेशन, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कीजिए, चाहे वो स्लो सीखने वाला हो, एवरेज हो, इंटेलिजेंट हो, जिसको आप कह रहे हैं ब्रिलियंट हो, स्टार हो, वॉट, यानी हर बच्चे को सिखाना, इंक्लूसिव होना। नॉन इंक्लूसिव क्या है कि हमने सब पे ठप्पा लगा दिया, इन बच्चों को एबिलिटी के आधार पे अलग अलग बांट दिया, जबकि एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी, हमें हेट्रोजेनस मिक्स्ड क्षमताओं वाले बच्चों को एक ग्रुप में रखना है कि उसमें टॉपर भी है, उसमें जिसको हिंदी अच्छी है उसकी वो भी है, उसमें मैथ्स कमजोर है वो भी है, यानी मिक्स ग्रुप बनाना है, हेट्रोजेनस, ठीक। विषम समूह कहते हैं जिसको हम। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन का आमतौर पर कैसे उपयोग करते हैं हम, एफए की बात हो रही है कि कैसे यूज करेंगे एफए को। टू प्रोवाइड टीचर्स विद अ रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट और एग्जाम पेपर्स। सिर्फ एग्जाम पेपर के लिए नहीं, हमें तो फॉर्मेटिव में तो एक्टिविटी चाहिए, सिंपल बात है। जहां एफए दिख जाए एक्टिविटी समझ जाना, एक्टिविटी की तरफ लेकर के जाएगा अगर सही पूछा होगा तो, ठीक है ना। टू हेल्प टीचर्स प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव और नॉन इवेल्युएटिव फीडबैक। बच्चों को सपोर्ट मिल रही है, नॉन इवेल्युएटिव। नॉन इवेल्युएटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी जिसमें जजमेंट नहीं है, जो एसए में होता है जजमेंट कि इतने % नंबर आए, ये नहीं है, ठीक है ना। तो नॉन इवेल्युएटिव, और दूसरा जजमेंट फ्री, और दूसरा फीडबैक के कहां सुधार किया जा सकता है। ये बात पॉजिटिव लग रही है, फिर भी थर्ड फोर्थ ऑप्शन चेक तो करेंगे। टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप गुड टेस्ट टेकिंग स्किल, सिर्फ अच्छा टेस्ट देने की स्किल, यानी कितना अच्छा रट के उगल सकता है पेपर में। टू डिस्क्रिमिनेट एप्रोप्रिएटली बिटवीन एबिलिटी लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चों का एबिलिटी लेवल है उनमें डिस्क्रिमिनेट करो, उनमें क्या करो, भेदभाव करो नहीं। तो गैर मूल्यांकनात्मक का मतलब क्या है, नॉन इवेल्युएटिव का मतलब है नॉन जजमेंटल, जो जज ना करे बच्चों को, लेबल ना करे, ठीक है ना। ये वाला लेबल नहीं है जो सबके निकलने वाले थे सोशल मीडिया पे, ये लेबल है, ठप्पा लगाना है बच्चे पे, तुम वीक हो, तुम ये हो, ये नहीं करना है हमें। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या है देखना फटाफट से और बताना। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग and credit accumulation systems are some of the examples of what? Grading, coding, marking, है ना। मार्किंग करते हैं हम, कोडिंग ग्रेड करते हैं कि A+ ग्रेड आया है ना, इतने % मार्क्स आए हैं मार्किंग के, या फिर हम देख रहे हैं ये काम किसी ने कंप्लीट किया है तो मार्क कर दिया, ठीक। एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन, कितने पॉइंट्स किसने अर्न किए हैं क्लास में। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम्पल्स हैं किस चीज का, सिंबलाइजिंग पोजिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, बच्चों की स्थिति बताएंगे क्लास में कि क्या पोजीशन है बच्चे की, फर्स्ट आ रहा है कि सेकंड, ऐसा तो यहां नहीं लिखा है ना। डेपिक्टिंग दी एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, शैक्षणिक प्रगति को दिखा रहे हैं। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, यानी शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन की स्कोरिंग प्रक्रिया है। फिर आता है इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सिर्फ आंसर शीट का इवेल्युएशन प्रोसीजर नहीं है, ये ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग और ये सब क्या है, एक तरह के रूब्रिक हैं, पैमाने हैं, ठीक है ना, या मैं कहूं ये स्कीम है एक तरह से मार्किंग की। सेकंड ऑप्शन पे बड़े आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो सिंबलाइज तो नहीं करता कि क्या पोजीशन है क्लास में बच्चे की, जरूरी नहीं है ग्रेड से या मार्किंग से
कोडिंग से, हर चीज से पता ही लग जाए, कई बार पता लग सकता है। डेपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, सिर्फ प्रोग्रेस थोड़ी दिखाते हैं ग्रेड्स, भाई ये स्कोरिंग प्रोसीजर है कि जिस प्रोसीजर में, जिस पैरामीटर में आप स्कोर करेंगे उसको ग्रेडिंग, मार्किंग, कोडिंग कहा गया है। तो स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन की स्कोरिंग प्रक्रिया है कि भैया 91 से 100 लेकर के आए हो तो A+ हो, है ना, 81 से 90 लेकर के आए हो तो नॉर्मल A कह दिया, तो ये ग्रेडिंग हो गई। तो ये क्या है, क्या चीज है ये, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, कैसे उन्होंने क्या अचीव किया है उसका स्कोरिंग प्रोसीजर है ये। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू। जो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, बच्चों ने क्या अचीव किया उसका आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया एक तरह से। शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को कैसे मदद करता है ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा कि भाई कितने अच्छे से आपने पढ़ाया एज अ टीचर, उसके बारे में बताएगा, आगे नहीं। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम, यानी के अलग अलग क्षमताओं के आधार पर आप ग्रुप बना दो, या फिर प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स। अब आपने असेस कर लिया है बच्चे को, तो अब एक्टिविटी थोड़े ना प्रिपेयर करने बैठोगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, के जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है उसी को मेंटेन करके रखा जा सके। तो ये कैसे, अचीवमेंट हेल्प्स, भाई बच्चे ने कितना अचीव किया, ये किस चीज में हेल्प करेगा, तो पॉजिटिव ढूंढना है हमें। ठीक, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, हाँ। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ द लर्नर्स इन द क्लासरूम, नहीं, एबिलिटी ग्रुपिंग का जो उद्देश्य है वो किसी का भी नहीं है, चाहे वो एसए हो, एफए हो, कोई भी जो सीसीई है पूरा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो ये नहीं चाहता कि आप बच्चे को लेबल करें, चाहे वो एसए ही क्यों ना हो, या आप बच्चे को उसकी क्षमता के आधार पर ग्रुपिंग कर दें, नहीं। अगर ग्रुप बनाना भी है तो मिक्स्ड एबिलिटी वाला। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, आपने बच्चे के अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि का जो आकलन किया कि कितना उसको पता है, वो इसलिए किया है कि आपको ये पता चल जाए, इस चीज से ये मदद मिलेगी कि आपके शिक्षण के जो तरीके थे, जो शिक्षा शास्त्र था आपका, पेडागोजी इसी को तो कहते हैं साइंस ऑफ टीचिंग, कि आप पढ़ाएंगे कैसे, आर्ट ऑफ टीचिंग, कौन से मेथड्स आपने यूज किए वो कितने सही साबित हो पाए, बच्चे की उपलब्धि के आकलन से ही तो पता लगेगा जब आप उसको टेस्ट करेंगे, जांचेंगे कि आपके मेथड्स, क्योंकि जब बच्चे का रिजल्ट जो है, या बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, या उसका अचीवमेंट का आकलन है, वो ये भी तो बताएगा कि कितना उसने सीखा। अब जब ये बताएगा कि कितना सीखा, तो ये भी तो बताएगा किसने सिखाया और कैसे सिखाया, तो वो कितना सक्सेसफुल हुआ वो मेथड, यानी टीचर के मेथड्स, यानी उसकी पेडागोजी। तो इस चीज को जानने में हेल्प करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन पे फोकस कौन सा एक ऑप्शन करता है, फटाफट से बताएंगे। द टीचर असेसेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देता है टीचर बजाय कि वो कैसे सोचता है। चलो अभी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्सेज, नहीं कंपेयर तो नहीं किया जाएगा फॉर लर्निंग में, और वो भी दूसरे बच्चों से, ये वैसे भी नेगेटिव ही है। द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, नहीं, क्योंकि ये फॉर लर्निंग है तो ये ड्यूरेशन में चल रहा होगा एक्टिविटी के माध्यम से, ये ऑफ लर्निंग का उदाहरण है। द टीचर असेसेस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स, अगेन फिर ये आपका ऑफ लर्निंग की तरफ ही चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ कि द टीचर असेसेस, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, हाँ यही बचता है। द टीचर असेसेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग, यानी शिक्षक सोचने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा छात्रों की वैचारिक समझ का भी आकलन करता है, यानी ये भी करेंगे कि कैसे वो, बिसाइड्स का मतलब है साथ साथ, तो कैसे सोचता है बच्चा, मैंने पहले गलत पढ़ लिया था, कैसे सोचता है बच्चा ये भी टीचर निर्धारित मतलब देखेगा, जांचेगा फॉर लर्निंग में, और बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है ये भी जांचेगा। तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या मिल जाएगा टीचर को, ये जान करके फीडबैक मिल जाएगा कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस कैसी है और उसके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, दोनों के बारे में प्रतिपुष्टि मिल जाएगी। तो ये तो सही हो गया, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। फॉर लर्निंग है, एफए का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई ये सवाल,
ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट। सही पूछे हैं हमसे। पहला ऑप्शन है असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। बच्चों को अपनी कमियों का, अपनी ताकतों का, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगे, जिससे वो फाइन ट्यून कर सकें, अपनी टीचिंग में परिवर्तन कर सकें, टीचर्स को भी पता लगे ये चीज और बच्चों को भी। तो ये तो ट्रू है, ये बात तो सही है। बी ऑप्शन है असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड। बच्चों को कंपेयर कराओ, ये शर्मा जी का बेटा वर्मा जी के बेटे से अच्छा है, फलाना है, ये एकदम गलत तरीका है। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। सिर्फ रट्टा मत लगवाओ, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को भी जांचो, ये बात भी सही है। असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एंग्जाइटी। यानी जब तक गब्बर का डर नहीं होगा, यानी पेपर, गब्बर मतलब पेपर, तो पेपर का डर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस उसमें इंड्यूस कर दो, भर दो बच्चे में, तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा पेपर। नहीं भाई, है ना। पेपर क्या होने चाहिए, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट होना चाहिए। एग्जाम्स को सेलिब्रेट करना चाहिए एक फेस्टिवल के तौर पे, ना कि वो खौफ का माहौल बन जाए। बट इवेंचुअली ऐसा ही हो जाता है कि खौफ का माहौल बन जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आपने सीटेट पहले कभी दिया होगा और बाई चांस आपका रह गया होगा, गलत टाइम पे आप जुड़े, लेट जुड़े, है ना, तो आपको ये बात पता होगी जब सीटेट आता है मैं पूरी शिद्दत से लगती हूँ और बहुत इंटरेस्ट के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं, बड़े बड़े सेशंस होते हैं, लेकिन ऐसे जैसे एक त्योहार हो, मुझे खुद वैसा ही फील होता है ना। फिर वो सीटेट चला जाता है, मेरे को लगता है सूना सूना थोड़े दिन के लिए। तो ये क्या है, आपको भी लगता है, इवन आप लोग के भी कॉमेंट आते हैं कि लाइव क्लास की आदत हो गई थी। तो वो क्या है, एक फेस्टिवल की तरह हमें मानना है, ना कि फियर इंड्यूस करें, ठीक है ना। तो ए और सी तो हमें यहां सही लग रहे हैं, ऑप्शन है ए और सी का, फोर्थ ऑप्शन। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा और जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने के लिए आकलन, यानी एफ पे, फीडबैक के लिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या मूल्यांकन का लक्ष्य है। टू प्रोवाइड फीडबैक, हाँ भाई बिल्कुल लिखा हुआ है। टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इंप्रूव कर पाएंगे उनकी लर्निंग को, बिल्कुल सही बात है। फॉर लर्निंग का मतलब ही है, जैसे आप अभी पोल में जवाब दे रहे हैं, अगर सही नहीं भी दिया तब भी मैं क्या करूंगी, फीडबैक मिलेगा आपको। एक तो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, दूसरा मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी, तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट भी होगा, फीडबैक भी मिल गया आपको। तो इसीलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चल रहा होता है। जब फाइनल एग्जाम हो गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सबमेटिव है, वो ऑफ लर्निंग है। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, ये ऐसे हो जाता है एक तरह से कि एक बेंचमार्क बना हुआ है, या तो पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, 10th के एग्जाम से। तो ये ऐसे का पार्ट हो जाएगा, फॉर लर्निंग का नहीं, ऑफ लर्निंग का हो जाएगा ये पार्ट, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर्स, ये कोई भी नहीं होना चाहिए कि कैटेगराइज करना, चाहे वो एसए हो एफए हो, कोई नहीं करेगा। टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, ये भी एक बार को एसए का ही पार्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रेडिंग हो रही है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही एफए का पार्ट है, जहां फीडबैक मिल रहा है, बच्चा एक्टिव है।